अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर। आज का हमारा टॉपिक है किम नॉवल बाय रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग के बारे में हम पहले बात करेंगे, इसकी बायोग्राफ़ी थोड़ी सी पढ़ लें ताकि हमें पता चल सके कि राइटर जो है वो कौन था, कौन कौन से उसने वर्क किए थे और कहाँ से उसका ताल्लुक़ था। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, किम नॉवल बाय रुडयार्ड किपलिंग। Basically, Rudyard Kipling belongs to a famous writer of Victorian age. ठीक है, ये 30 दिसंबर 1965 में पैदा हुए थे और 18 जनवरी 1906 में इनकी डेथ हो गई थी। ये वो राइटर हैं जिन्हें 1907 में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था। ही वॉज इंग्लिश जर्नलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट एंड आल्सो अ फेमस नॉवलिस्ट। दरअसल ये ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे। जहाँ ये पैदा हुए थे वहाँ पर इनको काम करने की बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली थी और इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो है वो किम है। ठीक है, 5 साल ये मुंबई में रहे थे और उसके बाद इनको इंग्लैंड भेज दिया गया था स्टडी करने के लिए 6 to 16 ईयर्स के दरमियान में। ठीक है, और उसके बाद फिर ये बरे सगीर वापस आए थे। इन्होंने लाहौर में एज अ जर्नलिस्ट जो है अपना काम शुरू किया था और तकरीबन 6 साल इन्होंने वहाँ पर काम किया था। जब इन्होंने ज़्यादा पैसा कमा लिया तो ये वापस लंदन चले गए थे। ठीक है, और 1889 में वहाँ पे ये लंदन में चले गए और इन्होंने अपना ये नावल जो है हाफ जो था वो लाहौर में लिखा था और बाकी इन्होंने लंदन में जाके अपना जो राइटिंग करियर था किम लिख रहे थे, इन्होंने वहाँ जाके इसको कंटिन्यू किया था। और 1900 से 1901 के दरमियान में इन्होंने किम को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, किम इनका सबसे ज़्यादा यूनिक वर्क है। ठीक है, जब इनको लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा नावल लिख लिए हैं, मतलब उनकी अटेंशन जो थी ना वो डाइवर्ट होगी, तो उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ और पोएम्स जो थी वो लिखना स्टार्ट कर दी। 1910 में उन्होंने अपना एक पोइट्री का वॉल्यूम जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था और ये भी बहुत मास्टरपीस था। ठीक है, इन वॉल्यूम ऑफ पोइट्री में इनकी एक पोएम थी इफ़। जैसे किम इनका मास्टरपीस था, इस तरह इफ़ पोएम जो थी वो भी इनकी मास्टरपीस थी। इन्होंने तब तक लिखते रहे जब तक इनकी डेथ टाइम नहीं हो गया। जैसे मैंने पीछे बताया था कि 1936 के राउंड अबाउट इनकी डेथ हुई थी, तो 1930s तक इन्होंने अपना जो काम था उसको कंटिन्यू लिखा था, मतलब कि डेथ टाइम तक इन्होंने लिखते रहते थे। हिज मेजर वर्क्स के बारे में इनके बात कर लें तो इनका जो फेमस नावल हैं वो हैं द जंगल बुक। जंगल बुक के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि आजकल जो है वो कार्टून्स लगते हैं मोगली वाले। ठीक है, उसमें ये जो जंगल बुक का ये तो उन्होंने बच्चों के लिए बनाया ना, लेकिन जो इसका मेन नावल है उनके राइटर कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। द जंगल बुक, जस्ट सो स्टोरीज, थर्ड किम। ठीक है, उसके बाद इन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी द मैन हु वुड बी किंग। उसके बाद इन्होंने पोएम्स लिखी थी मेंडले, गंगादीन, द गॉड्स ऑफ द कॉपी बुक हेडिंग्स, द वाइट मैन बर्डन एंड इफ़। और इफ़ जो है इनका बहुत जो था वॉल्यूम ऑफ पोइट्री में इफ़ जो था वो बहुत इनका मास्टरपीस था। इनके जितने भी सारे वर्क्स हैं ना उनमें राइटिंग स्टाइल की अगर हम बात करें तो इनका स्टाइल जो था वो इनकरेजिंग था। मतलब ये हर चीज़ को इनकरेज करते थे, आगे बढ़ाते थे, हौसला अफजाई करते थे। उसके बाद ऑटोबायोग्राफिकल था, मतलब कोई भी चीज़ है ना तो उसकी पूरी डिटेल उन बताते थे। और तीसरा इनका राइटिंग स्टाइल था पैट्रियोटिक, मतलब जिस जगह पे वो रहते थे उस जगह की खूबी बयान करते थे, मतलब उस जगह से उनको प्यार हो जाता था। ठीक है, इनके अब थीम्स के बारे में बात कर लें तो इनकी जो ज़्यादातर थीम्स हर इनकी शॉर्ट स्टोरी, नॉवल, पोएम इनमें नज़र आते हैं। उनमें लव है, ब्यूटी है, रिलीजन है, डिज़ायर है, लॉयल्टी है, क्लेवरनेस है, यूथ है, ड्यूटी है और डेथ है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे थीम्स जो हैं इनके वर्क्स में नज़र आते हैं। ठीक है, अब ये सारा कुछ था इसका रुडयार्ड किपलिंग की बायोग्राफी के बारे में। अब हम नावल के बारे में बात कर लें, थोड़ा सा जो किम है उसके बारे में थोड़ा बात कर लें कि किम जो है ये एक पिकार्सिक नावल है। ऐसा नावल, पिकार्सिक नावल अब किसे कहते हैं? ऐसा नावल जिसमें
लो क्लास के बदमाश, मतलब अगर वो बदमाश है और लो क्लास से ताल्लुक़ रखता है लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, उस शख्स को एज आ प्रोटैगनिस्ट यानी एज आ हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। ये नावल जो है ये सबसे पहले 1900 में मैगज़ीन में पब्लिश हुआ था और उसके बाद 1901 में उसको बुक फॉर्म में बनाया गया था। ये जो सारी स्टोरी है ये हमें एक तीसरा शख्स जो है ये बता रहा है, क्योंकि इसमें राइटर ना तो खुद बता रहा है ना ही कोई और करैक्टर बता रहा है, बल्कि एक तीसरा शख्स है जिसने ये सारी कहानी देखी है और सुनी है, वो हमें सारी स्टोरी नरेट कर रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके करैक्टर्स के बारे में। करैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे 4 हैं। सबसे पहला करैक्टर हमारे पास आता है किमराल ओहेरा, मतलब किम। किम का फुल नेम है किमराल ओहेरा। किम जो है ये एक आयरिश फैमिली से बिलोंग करता है और इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और ये इंडिया में एक यतीम लड़के के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। दरअसल वो हकीकत में अगर देखा जाए तो वो ब्रिटिश से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इंडिया में उसने अपना बचपन गुजारा है, इसलिए वो सारा कल्चर जो है वो इंडिया का अडॉप्ट करता है। ठीक है, सेकंड करैक्टर हमारे पास आता है जी तेशु लांबा। तेशु लांबा जो है ये चीन के शहर टिबेटन से ताल्लुक़ रखने वाला मॉन्क है, मतलब राहिब है। ये हिमालय में राहिबों की एक बड़ी तादाद के सरबराह के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है, मतलब उनको गाइड करता है एज अ सुपरवाइज़र। ठीक है, मगर वो एक मुक़द्दस दरिया के तलाश में है और उस मुक़द्दस दरिया का नाम है रिवर ऑफ एरो। थर्ड करैक्टर हमारे पास है जी महबूब अली। महबूब अली जो है ये फेमस मर्चेंट है घोड़ों का और ये इंडिया में मौजूद ब्रिटिशर्स के लिए जासूसी का काम करता है। ठीक है, फोर्थ करैक्टर हमारे पास है हैरी चंद्र मुखर्जी। हैरी चंद्र मुखर्जी जो है ये भी वर्क करता है इंटेलिजेंस ऑपरेटर के लिए ब्रिटिशर्स के तौर पर। ब्रिटिशर्स को इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के तौर पर काम करता है। ये मतलब ये इसका जो निक नेम है वो बाबू है। और किम भी जो है, अगर किम को भी पैसे चाहिए होते हैं तो वो इसको खबरें लाकर हैरी चंद्र मुखर्जी को देता है। ये इनकी करैक्टर्स की डिटेल थी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी समरी के बारे में। जो ये किम नावल है इसकी समरी थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बात हुई है। जब ये नावल सेट हो रहा था तब एक अफ़गान वार चल रही थी। सेकंड अफ़गान वार का एंड था 1881 और थर्ड अफ़गान वार शुरू हुई थी 1919 में। ये तब की बात है जब 1893 से लेकर 1898 के दरमियान की ये बात है, जब ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है, जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स जो थे वो हुकूमत करते थे। ठीक है, ये इन दोनों की बात है जब रशिया और ब्रिटेन के दरमियान में जंग चल रही थी और उनके आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए और उन्होंने सेंट्रल एशिया ने उनका नाम रख दिया था ग्रेट गेम, कि ये जो है ग्रेट गेम के नाम से इन लड़ाई को याद किया जाता था। किम जो है वो एक 13 साल का बच्चा है जो कि लाहौर पाकिस्तान में एक यतीम बच्चे की ज़िंदगी गुजार रहा है। इसका बाप जो है वो आयरिश सोल्जर था। नशे की हालत में वो मर गया और उसकी माँ बाद में पेश आने वाली गुर्बत की ज़िंदगी से तंग आकर मर गई। उसके बाद किम ना उसका बाप रहा ना उसकी माँ रही, तो वो लाहौर की गलियों में एक फ़कीर की ज़िंदगी गुजारता था। उसको भी नशे की लत लग गई, ओपियम का नशा करता था और जो था इंडिया में जब रहता था तो ऑब्वियसली उसने इंडिया का कल्चर अपनाना था और अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए जब उसको ज़रूरत पड़ती थी तो वो जासूस के तौर पर भी काम करता था महबूब अली के लिए। क्यों करता था? ताकि मुझे रकम मिल जाए और मैं नशा कर सकूं। एक दिन म्यूज़ियम के बाहर किम की मुलाकात जो है वो तेशु लामा से होती है। तो तेशु लामा जो है वो उसको बताता है कि मैं एक मुक़द्दस दरिया रिवर ऑफ एरो की तलाश में हूँ, ताकि उसको किसी ने कहा था कि जब तुम्हें ये रिवर ऑफ एरो मिल जाएगा तो तुम उसमें नहा कर एक अमर हो जाओगे। ठीक है, इसका मतलब है कि तुम पाक हो जाओगे, तुम्हारे गुनाह जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और तुम एक नेक इंसान बन जाओगे और पाक हो जाओगे। किम जो है उस राहिब से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तो अब हमें पता है कि किम जो है वो फ़कीरों की तरह ज़िंदगी गुजारा है। अब उसने उसको खाना खिलाना था तो उसके पास पैसे नहीं थे, उसने लोगों से मांग कर उसको खाना खिलाया और उसने कहा कि वो किम को, मतलब कि मुझे अपने साथ एज अ शागिर्द रख ले। लामा मान जाता है और उसको रखने के लिए रजामंद हो जाता है। अब किम जो है उसने अब रात गुजारने के लिए कहीं तो लामा को रखना था। वो लामा को रात गुजारने के लिए अपने दोस्त महबूब अली के घर ले जाता है।
महबूब किम को एक सीक्रेट मैसेज देता है कि जब तुम यहाँ से वापस जाओगे तो तुम्हें रास्ते में एक ब्रिटिश कॉर्नर मिलेगा, तुमने उसको ये मैसेज देना है कि वार विल अकर इन नॉर्थ, कि जंग जो है वो नॉर्थ की तरफ से होगी, जैसा कि हमेशा होता है। अगर तुम ये मेरा पैगाम उस तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें इसकी अच्छी रकम अदा करूँगा। किम और लांबा अगले दिन चले जाते हैं और ट्रेन में अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। उस ट्रेन में तकरीबन हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं। इस सफ़र में किम की लामा से मोहब्बत बढ़ती जाती है। अब वो लोग कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर रहे थे, वो साउथ से बनारस की तरफ सफ़र कर रहे थे। ट्रेन के बाद ये अपना सफ़र जो है एक ग्रैंड ट्रंक रोड यानी रोड के ज़रिए जारी रखते हैं। जब जारी रखते हैं तो किम जो है वो पैगाम देने के लिए जाता है ब्रिटिश कॉर्नर को, तो वहाँ उसके फादर का फ्रेंड उसको मिलता है। अब फादर का फ्रेंड उसको कैसे पहचानता है कि जो उसके फादर के गले में लॉकेट होता है वही किम के गले में लॉकेट होता है, तो उस लॉकेट को देखता है तो वो जान जाता है कि किम जो है वो किसका बेटा है। ठीक है, तो क्योंकि उसके पास उसके फादर के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उसके फादर का फ्रेंड जो है उस लामा से उसको अलग कर देता है और किम को लखनऊ में एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा देता है ताकि वो वहाँ से अच्छी तालीम जो है वो हासिल कर सके। वहाँ जाके किम जो है वो लामा को भूलता नहीं है, वहाँ उससे राब्ते में रहता है। लामा उसे बताता है, एक दिन वो उसके कॉल करता है तो लामा उसे बताता है काफ़ी अरसे बाद कि मैं अभी तक दरिया की तलाश में हूँ, मुझे अभी तक दरिया जो है वो नहीं मिला। दूसरी तरफ महबूब अली जो है, किम तो चला गया जासूसी के तौर पर, उसने दूसरे जासूसों को हायर कर लिया है जो उसके लिए काम करते हैं। अब किम को जिस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, लखनऊ के बोर्डिंग स्कूल में जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, दरअसल वहाँ किम की ट्रेनिंग की जा रही है। ट्रेनिंग किस चीज़ की? जासूसों की, ताकि वो ब्रिटिशर्स उसको इस्तेमाल करेंगे रशिया के ख़िलाफ़ ग्रेट गेम में, मतलब कि जब जंग होगी उसमें। इस तालीम के बाद वो अपनी रेगुलर जॉब के स्टार्ट होने से पहले किम कहता है कि मैंने तब तक रेगुलर जॉब स्टार्ट नहीं करनी जब तक मुझे छुट्टियां नहीं मिलेंगी, तो वो छुट्टियां ले लेता है। 3 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बाद किम जो है वो बनारस में लामा से मिलता है, जिसे अभी तक रिवर ऑफ एरो नहीं मिला। किम उसे अपने साथ ले जाता है और हिमालय की पहाड़ियों की तरफ वो निकल जाते हैं, जहां किम की ड्यूटी लगी हुई होती है, रशियन इंटेलिजेंस की रखवाली करता है वहाँ पे। किम बहुत महारत से रशियन इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है और हैरी चंद्र मुखर्जी के हवाले कर देता है। दूसरी तरफ लामा को लगता है कि दरिया की तलाश में मुझे पहाड़ों पर नहीं जाना चाहिए, मुझे तो मैदानों में जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पे तो दरिया होते नहीं है, मुझे मैदानों में जाना चाहिए। तो वो अपना रुख जो है वो वहाँ पे चला जाता है मैदानों की तरफ। तो किम उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। किम जो है वो सारी जो खबर है वो उसको दे चुका है, तो किम कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मैदानी इलाकों में चलूँगा और वहाँ जाके कुछ आराम करूँगा। जब वो मैदानी इलाकों में पहुँचते हैं तो वहाँ पर लामा को रिवर ऑफ एरो जो है जिसकी उसको तलाश थी वो मिल जाता है। किम ब्रिटिशर्स की जासूसी और तालीम देने की सारी वजह समझ आता है, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं रहा बल्कि वो एक बालिग लड़का हो चुका है। वो ये जान चुका है कि मुझे अगर जो तालीम दी जा रही थी ना, तो मुझे जो है वो यूज़ किया गया, मुझे क्या कहते हैं, इस्तेमाल किया गया। तो किम आखिर में सिर्फ ये क्वेश्चन पूछता है, हु इज़ किम, कि किम कौन है? बुद्धिस्ट है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है, ब्रिटिश है या इंडिया से है? क्योंकि ये सारी जो मज़हब के हैं वो उसमें रह चुका था। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर जो है वो ये है कि क्योंकि अब उसको किम को पता चल चुका था कि मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सबसे बेस्ट आंसर इज़ डैट किम इज़ नाउ अ मैन, कि किम अब एक इंसान है, एक आदमी है, हु लव्स इंडिया, जिसको इंडिया से मोहब्बत है। ये हमारे पास जी आज का टॉपिक था किम। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।